एक्सेस करें कि मार्केट में ये इस वक्त कितने का है। फर्ज कर लें मार्केट के अंदर आपको पता ये चलता है कि जी ये एसेट इस वक्त 90 रुपए का है। आपकी बुक्स में कितने का आ रहा है? 100 माइनस 30। अब तक ये इतना डेप्रिसिएट हो चुका है ना, कितना डेप्रिसिएट हो चुका है? 30। आपकी बुक्स के अंदर इस वक्त ये एसेट जो है वो 70 रुपीज पे शो हो रहा है। मार्केट से पता किया इसके रेट का, इसकी फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इंट्रो में भी पढ़ा है, अभी फिर पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 70 आ रही है, जिसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 90 आ रही है, जो कि किसने बताई है? इस एसेट के एक्सपर्ट ने बताई है। जो ये मशीन है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, जो भी ये एसेट है, उसका जो एक्सपर्ट है वो कहता है कि साहब आपका ये जो मशीन है, मैंने इसकी कंडीशन को एग्जामिन किया है, मैंने इसकी सारी मार्केटेबिलिटी को भी देखा है, तो ये आपकी मशीन इस वक्त जो है ये 90 रुपीज़ की है। अब मेरी बुक्स के अंदर कितने की आ रही है? 70 रुपीज़ की। ये जो मॉडल मैं इस वक्त तक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉस्ट मॉडल ऑफ एसेट मेंटेनेंस है। यानी मैं अपने एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर जब मेंटेन करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉस्ट मॉडल कहलाएगा। हमें ऑप्शन मिलती है कि जी हम चाहें तो इसको इसकी फेयर वैल्यू पे ले जा सकते हैं। फेयर वैल्यू क्या है? हमने अभी बात की कि फेयर वैल्यू जो एक्सपर्ट बताएगा कि साहब ये एसेट इतने का है, वो इसकी फेयर वैल्यू है। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक फेयर वैल्यू आ गई और एक इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। ऊपर करो थोड़ा सा, बस बस। इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई जी? 70। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 90। क्लियरली फेयर वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। स्टैंडर्ड मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाऊं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि हमने रीवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया। अभी तक हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू एसेट की कैरिंग वैल्यू का प्रेजेंट नहीं कर रही। मेरे एसेट 90 के हैं लेकिन शो 70 के हो रहे हैं। लिहाजा मैं अपने एसेट को 90 पे करने का फैसला करता हूं। जब मैं ये फैसला करता हूं तो मुझे कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। वो एंट्रीज क्या हैं अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे, और जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चैप्टर है उसके अंदर इसकी फर्दर प्रैक्टिस होगी। देखें, जब ये वाला काम होगा तो एसेट ऐसे शो होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 को जैसे ये नया है और ये 90 रुपए का है। लिहाजा ऐसा शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री ये होगी कि मैं ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये खत्म करूंगा, क्योंकि हमने क्या कहा, ऐसे ले बना लेना है जैसे ये एसेट का नया जन्म हुआ है। तो क्या करेंगे? 30 रुपीज से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, ठीक है, और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री ये होगी। क्या एंट्री होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। कितने से ये एंट्री होगी? 30 से।
क्या हुआ, यहाँ 30 डेबिट हुआ और यहाँ 30 क्रेडिट हुआ। यहाँ लिखेंगे एक्यूमुलेटेड। ये सारा काम मैं 31 दिसंबर 2021 को कर रहा हूँ, डेट मैंने लिखा। अब आप ये देखें कि ये वाला अकाउंट तो नील हो गया, ठीक है जी। 30 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, तो अकाउंट नील हो गया जी। इस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना आ गया इस वक्त? 70 का। कितना आ गया? 70 का। अब मुझे इसको करना है 90 का, तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा। वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री हम यहां लिखते हैं। वो एंट्री ये होगी। क्या एंट्री होगी जी? एंट्री नंबर 2 हम लिखेंगे एसेट डेबिट 20 रुपए से। जब एसेट 20 रुपए से डेबिट होगा, ये देखें, ये मैं 20 रुपए से एसेट को डेबिट कर रहा हूं। अब एसेट कितने का हो गया इस वक्त? 120 माइनस 30, 90 रुपए का। एसेट कितने का हो गया? 90 रुपए का। भाई एसेट को तो सर हमने बढ़ा लिया 20 रुपए से, क्रेडिट किसे करना है? क्रेडिट वो अकाउंट है जिसके लिए हमने ऐसे सारा नॉलेज डिस्कस किया। वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितनी अमाउंट से? 20। यहां पर क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब जब मैं ये अपना एसेट क्लोज करूंगा ये रेंट के ऊपर, 120 माइनस, तो ये मेरा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये वाला जो सेकंड इफेक्ट है, ये जो मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट खोलूंगा एक बुक्स के अंदर, ये कहाँ शो होगा? ये कंपनी की इक्विटी है, ठीक है। जब हम जहां से हमने ये काम स्टार्ट किया था, पीछे जाओ जी जरा, पीछे जाते हैं। ये देखिए, ये वो अकाउंट है, ये वाला, जहां पर ये सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन इफेक्ट हो, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। क्यों ये इक्विटी का पार्ट है? इसलिए पार्ट है कि ये जो एसेट के अंदर अगर कोई बढ़ोतरी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट किसको जाना है? उसके मालिक कौन है? उसके मालिक ओनर्स ऑफ द बिजनेस। उसके मालिक कौन है? ओनर्स ऑफ द बिजनेस है, कोई एबीसी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, जब हम एसेट रीवैल्यू करते हैं तो एसेट बढ़ता है। तो हमने बचपन से हम पढ़ रहे हैं, यानी इंट्रो से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जब पढ़ी थी, कि जब भी एसेट साइड पर कोई एसेट आता है तो वो किसी ना किसी लायबिलिटी से क्रिएट होता है। यानी किसी से पैसे आए होते हैं कैपिटल की शक्ल में, लोन लिया हुआ होता है, लोन लायबिलिटी की शक्ल में, उधार लिया हुआ होता है लायबिलिटी की शक्ल में, तो उसके अगेंस्ट एसेट साइड के अंदर इंक्रीज आती है। तो ये जो इंक्रीज आई है, ये किसी से उधार नहीं लिया, ये क्या हुआ? ये ओनर्स का जो पैसा था उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हम उसे कैपिटल को क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि कैपिटल फिजिकली आया नहीं है बिजनेस के अंदर। लिहाजा हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं हम रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो हम इसे उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तीसरा जो कंपोनेंट रीवैल्यूएशन के ऊपर, बाय द वे पूरी बात करेंगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, कि इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस जब क्रिएट हो जाता है तो क्या करते हैं, तो वो फिर हम रीवैल्यूएशन वाले चैप्टर में जाके बात करेंगे, ठीक है जी। यहां पर हमने सिर्फ ये सीखना था कि जो तीसरा कंपोनेंट है इक्विटी का, वो क्या है? वो रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जरा एक शीट निकालो जी, नई शीट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक ये पढ़ा कि जी जो इक्विटी है उसके 3 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन जो है वो उसका कैपिटल है, जिसके अंदर फिर मैंने सारी डिटेल आपको बताई, ऑथोराइज है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है। दूसरा जो कंपोनेंट है इक्विटी का, वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स में मैंने आपको 2 तरह के रिजर्व बताए। मैंने कैपिटल रिजर्व्स के बारे में बताया, और मैंने रेवेन्यू रिजर्व्स के बारे में बताया, ठीक है।
और जो तीसरा कंपोनेंट है इक्विटी का वो क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, इस तरह इक्विटी के ये तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया कैपिटल के अंदर ऑथोराइज कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, पेड इशू सब्सिडाइड और पेड अप का क्या कॉन्सेप्ट है। रिजर्व्स मैंने बताया दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल रिजर्व के अंदर मैंने बताया शेयर प्रीमियम आ जाएगा, कोई स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर क्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे, जनरल रिजर्व आ जाएंगे। और रिवैल्यूएशन सरप्लस की डिस्कशन जो है वो हमारी अभी हुई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दो बैलेंस शीट डेट्स के अंदर किसी कंपनी की इक्विटी का कंपैरिजन है। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं सेंटेंस, जरा तवज्जो से सुनिएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? किसी भी दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान जो इक्विटी कंपोनेंट्स हैं उनका कंपैरिजन है। दो बैलेंस शीट डेट मीन दिसंबर 21, दिसंबर 20, दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट क्या है ये मैंने बताया, तीन कंपोनेंट। इनके आगे फर्दर जो सेग्रीगेशन है वो भी मैंने आपको सिखाई। दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान इन इक्विटी कंपोनेंट का जो कंपैरिजन है वो जिस टेबल में, जिस शीट में, जिस वर्किंग में करते हैं माय डियर, उसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं। ये जब हम फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवा नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी हैं ये इनकम स्टेटमेंट में बन सकते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बन सकते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी बन सकते हैं, ये कैश फ्लो में बन सकते हैं। ठीक है, वो तो वर्किंग्स होती हैं, लेकिन मेन 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने 2 पीछे पढ़ लिए इंट्रो के अंदर, लेकिन वो सोल ट्रेडर लेवल के ऊपर पढ़े थे, और 2 अभी पढ़ेंगे जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान कैपिटल कितने से कितना हो गया ये प्रेजेंट करेंगे, रिजर्व कैपिटल रिजर्व कितने से कितने हो गए ये प्रेजेंट करेंगे, शेयर प्रीमियम कितना था कितना हो गया, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व था कितना हो गया। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू रिजर्व्स कितने थे कितने हो गए, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओपनिंग कितने थे क्लोजिंग कितने हो गए, और इसी तरह ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये कितना था कितना हो गया। जब हम रीवैल्यूएशन कर चुके होते हैं तो अब अगले सालों के लिए एसेट ने 90 रुपीज के साथ डेप्रिसिएट होना है, वो नया एसेट बन गया, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कंज्यूम होना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियलाइज होना है। वो कितना रियलाइज होना है, रियलाइज होने का क्या मतलब है, इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस वाले चैप्टर में जाएंगे। ये सरप्लस फर्ज करो मैंने अभी 20 का क्रिएट किया है अपनी ये वर्किंग के अंदर, तो ये सारी उम्र यहाँ 20 नहीं रहना। जैसे जैसे एसेट ने इस्तेमाल होना है वैसे वैसे एसेट ने डेप्रिसिएट भी होना है, और वैसे वैसे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये भी कंज्यूम होता जाएगा, रियलाइज होता जाएगा, कम होता जाएगा। लिहाजा रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर भी चेंजेस आती हैं, इसकी मूवमेंट भी इसके अंदर भी मूवमेंट आती है, और वो वाली जो चेंजेस हैं वो दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान होंगी। रिजर्व की चेंजेस दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान होंगी, कैपिटल की चेंजेस दो बैलेंस शीट डेट के दरमियान होंगी, और जहां ये फॉर्मेट हम डिजाइन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहेंगे। ठीक है, किताब पढ़ी हुई होगी तो निकालो। ये एक बेसिक डिस्कशन थी जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में, इसके फॉर्मेट पे जरा चले जाओ। आवाज ठीक आ रही है, कोई मसला तो नहीं, चेक कर लो।
आवाज ठीक आ रही है जी? कोई हैंड रेज करके बता दे, इशू हो गया था थोड़ा सा पहले। जी जी सर, ठीक आ रही है आवाज। ओके ओके, थैंक यू। क्लोज करो जी। अच्छा जी, बंद करो जी। अच्छा, मुझे शीट चाहिए। ये देखेंगे। अब हैविंग सेड दिस, अब हमने आज इसका फॉर्मेट भी डिस्कशन में लेके आना है। जो एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इसका जो आसान सा फॉर्मेट है हम वही बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए आसानी रहे। ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा जाएगा ए बी सी एन को, जो भी कंपनी का नाम होगा। इधर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इधर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड सो। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। ये कॉलम जो है वो शेयर कैपिटल का होगा। ये कैपिटल जो है, ये कॉलम जो है ये शेयर प्रीमियम का होगा। ठीक है जी। ये कॉलम जो है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या हम इसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। और आखिरी कॉलम जो होगा ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का होगा, और ये टोटल होगा। ठीक है जी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएगा तो हम यहां शेयर प्रीमियम के बाद उसे ऐड कर लेंगे। कोई जनरल रिजर्व आ जाएगा तो हम यहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या है, शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट का पहला कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वो जो मैंने आपको कल से बताने शुरू किए होंगे। उसके बाद जो बी कंपोनेंट है वो ये सारे का सारा है। बी कंपोनेंट क्या था? रिजर्व्स। उसके दो पार्ट थे, एक कैपिटल रिजर्व था और एक रेवेन्यू रिजर्व था। तो यहां पर मैंने बजाय के लिखता कैपिटल रिजर्व, फिर नीचे पेपर में टाइम शॉर्ट होता है, जब हम प्रैक्टिकली बनाते हैं तो हम इसे कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स के कॉलम बना के उनके अंदर सब कॉलम बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट ही कैपिटल रिजर्व है तो उसका कॉलम बना देना है, जितने कैपिटल रिजर्व होंगे उसका कॉलम बना देंगे। लाइक शेयर प्रीमियम का बना देंगे, लाइक क्या कहते हैं उसको, कोई स्पेसिफिक रिजर्व फॉर मशीनरी का बना देंगे, कोई भी जो स्पेसिफिक रिजर्व है। और आगे फिर रेवेन्यू रिजर्व, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी जिसे हम कहते हैं, वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व है, उसका कॉलम बना देंगे। ठीक है। या कोई और जनरल रिजर्व होगा तो उसका कॉलम बना देंगे। और फिर आखिर में क्या आ जाएगा? सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। ये बेसिकली तीसरा कंपोनेंट है इक्विटी का। तो इक्विटी के तीनों कंपोनेंट पूरे हो गए। ये दोनों कॉलम जो हैं ये दरअसल बी कंपोनेंट हैं, ये जिनको मैं रेड ब्लॉक कर रहा हूं। ठीक है। ए कंपोनेंट शेयर प्रीमियम, बी कंपोनेंट रिजर्व्स, सी कंपोनेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है। और बी कंपोनेंट के अंदर फिर मैंने उन्हें अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। जो जितने कैपिटल रिजर्व हैं उनके अलग कॉलम बन जाएंगे, जितने रेवेन्यू रिजर्व हैं उनके अलग कॉलम बन जाएंगे। यहाँ एक ही कैपिटल रिजर्व था जो कि शेयर प्रीमियम था, ये रहा, ये मैंने इसका कॉलम बना दिया, ये देखें। और दूसरा क्या था? दूसरा हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का रिजर्व था, ये मैंने इसका कॉलम बना दिया, ये मैं अभी इसको येलो शेड कर रहा हूँ। ठीक है। और ये इसका कैपिटल रिजर्व है, ये दोनों। तो मैंने कैपिटल रेवेन्यू नेचर नहीं मेंशन करनी, मैंने डायरेक्ट रिजर्व का कॉलम बना देना। ये डायरेक्ट रिजर्व का बना ना, शेयर प्रीमियम डायरेक्ट रिजर्व, पता है हमें कि ये कैपिटल रिजर्व है। लो जी,
ये मुख्तसर सा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये बनानी शुरू करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी 31 दिसंबर 2020 की जो इक्विटी होगी वो दरअसल 1 जनवरी 2021 की जो है वो इक्विटी बनेगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इसे कंपैरिजन में बनाना है। अगर डाटा दिया गया, मसलन अगर 2020 का डाटा भी दिया गया है, 2021 का भी दिया गया है, तो ये स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019 से। जाहिर है जो 2020 का ओपनिंग होगा वो 2019 का क्लोजिंग होगा, तो वो लेकर के 2020 की इक्विटी बनेगी और फिर 2020 का क्लोजिंग बैलेंस लेके 2021 की इक्विटी बनेगी। तो अगर 2 सालों का डाटा दिया गया हो तो फिर हम 2 साल की वर्किंग करेंगे। जैसे यहां पर अगर दिया हुआ है अगर डाटा उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको स्टार्ट करेंगे 2019 से, और फिर हम सारा काम करते कराते पहुंचेंगे बैलेंस एज ऑन 30 जून 20 तक, और फिर इस 20 के बैलेंस को उठा के फिर हम ये सारा काम करते हुए पहुंचेंगे बैलेंस एज ऑन 30 जून जो है वो कितना हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ दिसंबर लिख रहा हूँ, ये क्या हुआ, अच्छा मैं दिसंबर लिख रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पर फिर ये होगा ना कि ये वाली जो डेट है ये आएगी, इसको भी छोड़ देते हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 1 जनवरी 19, तो ये आएगा 31 दिसंबर 19, और फिर इसको लेके हम चले जाएंगे 31 दिसंबर 20, तो ये 2 सालों की बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है जी, तो ये 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई, 19 का क्लोजिंग लिया, और ये फिर 20 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई। अगर मुझे 2 साल का डाटा दिया गया है तो मैंने रिक्वायरमेंट है कि कंपैरिजन भी करना है, कंपैरेटिव्स भी बनाने हैं। तो कंपैरेटिव्स बनाने का मतलब क्या है कि मैंने 2019 की भी स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और मैंने 2020 की भी बनानी है। ऑफ कोर्स मुझे डाटा दिया गया होगा ना, तो उस डाटे से मैंने ये सारे का सारा काम जो है वो करना है। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट है। ये उन क्वेश्चन में से है जिन क्वेश्चन के अंदर हम टाइम थोड़ा बचा सकते हैं। मतलब अगर इसके 15 नंबरों का सवाल होगा, 10 नंबरों का सवाल होगा, तो उसके लिए अगर 22-23 मिनट चाहिए तो शायद मैं ये 15 मिनट में मुकम्मल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने इक्विटी के कंपोनेंट भी डिस्कस कर लिए, उन कंपोनेंट को अलग-अलग डिफाइन भी कर लिया, हमने रिजर्व की भी बात कर ली, उसके बाद सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन का एक बेसिक सा नॉलेज भी ले लिया जितना मुझे यहाँ चाहिए, एंड देन हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू मूव टू द चैप्टर अगेन। थ्योरी पे चले गए, ये देखें, ये चैप्टर नंबर 2 है। वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCIE। आजकल एब्रीवेशंस का बड़ा शौक है, तो जैसे आपका दिल करता है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कहता है जी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये मैं बार बार इंट्रो से लेके अब तक आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। ये स्टेटमेंट्स हैं। और पांचवा कंपोनेंट क्या होता है, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। एडिशनली नोट्स टू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसने लिखा हुआ है। ठीक है जी। IS1 presentation of financial statement specifies that published general purpose financial statement should include and provide format of statement of financial position। कहता है जी जो किसी कंपनी के पब्लिश्ड अकाउंट हैं, IS1 वो स्टैंडर्ड है जिसकी गाइडलाइन के मुताबिक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, कहता है जी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है,
हमने पब्लिश अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। आगे चलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अब वो उसे एक्सप्लेन करने लगा। मैं सारा कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। अ चेंज इन इक्विटी इन 2 दिनों के अंदर, अ चेंज इन इक्विटी इज सिंपली द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एसेट ऑफ द एंटिटी। इसको क्या हुआ, ये कहीं हाथ उत लग जाता है मेरा, है ना? चलो ठीक है, लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ ये। कहता है द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओनर्स एंड नॉन ओनर्स चेंजेस इन इक्विटी इन द फॉलोइंग मैनर्स। ट्रांजैक्शन विद ओनर क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन विद ओनर होती हैं जो आपके शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो कहता है जी ट्रांजैक्शन विद ओनर्स शो होती हैं उसके अंदर। नॉन ओनर चेंज इन इक्विटी रेफर टू एज टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर चेंजेस आती हैं, अब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं हमने तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई। ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। तो कहता है जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर चेंजेस आती हैं, लाइक फर्ज कर लें कि हमारे कोई ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के थ्रू हम इसे मूव नहीं करते, ये प्रॉफिट निकलता है और हम इसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो ये जो दोनों तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, ओनर्स ट्रांजैक्शन यानी शेयर कैपिटल वगैरह, और नॉन ओनर मीन शेयर कैपिटल के अलावा बाकी चीजें जो हैं उनको हम नॉन ओनर्स इक्विटी कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कहता है उन दोनों की मूवमेंट देनी होती है। जो मैंने फॉर्मेट आपको बना के बताया उसके अंदर इन दोनों की मूवमेंट जो है वो आती है। पर्पज एंड इंपॉर्टेंस, द स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी actually tells the user about the status of owner's equity at the beginning of the financial year, how it has changed during the year, and the status of the equity at the end of the year। ठीक है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्या इसके अंदर चेंजेस आई, कमी हुई, बेशी हुई, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the financial position of the business by presenting total asset, liabilities and equity। इनकम स्टेटमेंट ऑन दी अदर हैंड, कहता है जी ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है उससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है। ये बात भी आपको इंट्रो से पढ़ाता आ रहा हूँ। बट शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज इंपैक्टेड देयर इंटरेस्ट। लेकिन शेयर होल्डर का इंटरेस्ट ये होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो हमारा इंटरेस्ट बिजनेस में था, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट बिजनेस में क्या होता है, इक्विटी। उसके अंदर ये जो भी इन्होंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, बैलेंस शीट की अंदर तब्दीली आई, उसका नेट इम्पैक्ट जो है वो हमारी इक्विटी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो लिहाजा कहता है जी ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेसिकली, कि शेयर होल्डर जो हैं वो ये देखना जब चाहें कि यार, बल्कि हमेशा वो देखना चाहते हैं कि उनकी इक्विटी के अंदर क्या इम्पैक्ट आया। लिहाजा उस इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी पड़ती है। आगे चलो। हाँ जी, thus the statement of changes in equity helps user of financial statement to identify the factors that cause a change in the owner's equity over the accounting period। कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ओनर इक्विटी के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। Therefore, through statement of changes in equity, users, especially shareholders, can get great insight about the effect of business operation and related factors on the wealth of the owners instead of in the business। कि वो ओनर की अपनी जो वेल्थ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इक्विटी एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट कर रही होती है किस चीज को, ओनर्स की जो पोजीशन होती है उसको, ठीक है। Examples of the information provided in the statement of changes in equity include share capital issue and redemption during the period, gain or losses recognized outside profit or loss, dividends, ठीक है। गेन और लॉस आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस मीन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, ये एक गेन है जो कि आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस हम लिखते हैं। डिविडेंड्स, राइट शेयर एंड बोनस शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, कि आपने शेयर कैपिटल कितना इशू किया। इसके अंदर अब एक चीज, ये एक वर्ड यूज हो गया, राइट शेयर और बोनस शेयर, ठीक है, कि हमने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड हमें पता है कि बिजनेस से जो प्रॉफिट निकलते हैं उन्हें डिविडेंड कहते हैं, ठीक है।
कितना कैपिटल था, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस गेन या लॉस हुआ, कितना राइट शेयर इशू किए और कितना बोनस शेयर इशू किए। ये जो दो वर्ड्स हैं अगेन ये एक्सप्लेनेबल हैं बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस। तो उसने कहा जी ट्रांजैक्शन विद ओनर्स क्या है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिडेम्पशन मीन इनकी वापसी है, ठीक है, डिविडेंड है, बोनस इशू है, राइट इशू है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल आपको पता है ओनर्स की ट्रांजैक्शन है, शेयर प्रीमियम भी आपको पता है ओनर ने ही ये पैसे दिए हुए होते हैं, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में खरीद के। रिडेम्पशन अगर कभी शेयर कैपिटल वापस करना पड़े तो उसे रिडेम्पशन कहते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं है बल्कि। डिविडेंड जो प्रॉफिट उनको मिलता है, बोनस शेयर और राइट शेयर, ये दो चीजें जो हैं ये भी इक्विटी के ही कंपोनेंट हैं, जो ओनर इक्विटी है। ये क्या है, इसके ऊपर हम बात इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में करेंगे। मैंने आपको शेयर कैपिटल पढ़ा दिया, इसको आपने रीड आउट करके आना है, आगे चलो, ठीक है जी। उसके बाद ये शेयर कैपिटल के अंदर दो तरह के शेयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर हैं और एक प्रेफरेंस शेयर है। ऑर्डिनरी वो शेयर होते हैं जिनके अंदर शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंस राइट हासिल नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके अंदर जिनके पास ये शेयर होते हैं उनको सर्टन प्रेफरेंसेस हासिल होती हैं बाकी शेयर होल्डर्स के ऊपर। वो प्रेफरेंस क्या हो सकती है, वो डिविडेंड की हो सकती है। ये इसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर आर ऑफ टू टाइप्स, redeemable and irredeemable. Only irredeemable preference shares are treated as share capital, ठीक है। जो irredeemable हैं उन्हें हम शेयर कैपिटल ट्रीट करते हैं, जो रिडीमेबल शेयर्स होते हैं उनको हम शेयर कैपिटल ट्रीट नहीं करते। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि आज आपने पैसे लिए, आपने 5 सालों के लिए 5 साल बाद वापस कर देंगे, ये रिडीमेबल कैपिटल है, ठीक है। इरिडीमेबल क्या है कि आपने पैसे लिए हैं ये वापस नहीं करने, जैसे बाकी शेयर होल्डर्स के पैसे हैं इसी तरह ये भी पैसे कंपनी के पास रहेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इरिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको हमने क्या करना है, सिर्फ इनको, ये क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जो इरिडीमेबल शेयर होंगे वो हमारा कैपिटल गिना जाएगा। उसने लिख भी दिया ओनली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल। ये प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल की ही एक टाइप होती है। कुछ शेयर ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ प्रेफरेंस होते हैं। ये जो ऑर्डिनरी शेयर हैं ये आम शेयर होल्डर होते हैं, इनके कोई प्रेफर्ड राइट्स हासिल नहीं होते। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनके कुछ राइट प्रेफर्ड होते हैं और कुछ नहीं है, तो इनको जो डिविडेंड है वो प्रेफर्ड बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, फिक्स डिविडेंड हो जाता है इनका, समझ लें। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो इसको देख के डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है, उसे मिलना ही मिलना होता है। तो जो इरिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर हैं वो कैपिटल तस्वर किए जाएंगे, रिडीमेबल कैपिटल तस्वर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर which the company is entitled to redeem in future are treated as non, ये आपका लोन ट्रीट किया जाएगा। ये क्या होंगे, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, ये देखें ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये क्या है, ये एक लोन ट्रीट किए जाएंगे। और इक्विटी सिर्फ और सिर्फ कौन से शेयर्स होंगे, जो कि रिडीमेबल शेयर्स हैं, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कहेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम, कल मैंने आपको ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में भी बता दिया, इशूड कैपिटल के बारे में भी बता दिया, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में भी बता दिया। कल जो हमारी डिस्कशन हुई थी ये आपने पढ़ के आना है, आगे चले। पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में भी बता दिया, शेयर प्रीमियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिडम्पशन क्या होती है ये मैंने आपको बताया कि कंपनीज को, यहाँ तक आप लोग रहेंगे, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। कल मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से रिडम्पशन से स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक आपने मुकम्मल, अब पीछे से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, फॉर्मेट मैंने बना दिया। होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। किसी का कोई सवाल है तो ये आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। जी जी अस्सलाम मोहम्मद। सर।
बस सर ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल का पता नहीं लगा, वो जरा बता दें। इसके ऊपर मैंने बताया ही कि रिडीमेबल कैपिटल वो होता है जो कि पैसे वापस कर दिए जाएं। मतलब आपने लोगों को शेयर इशू किए और उनसे पैसे ले लिए, ठीक है। तो अगर ये रिडीमेबल शेयर्स होंगे तो 5 इयर्स के बाद आप अपने शेयर वापस लेके लोगों के पैसे उनको दे देंगे। रिडीम का मतलब होता है रीपे हो जाना। तो वो लोन ट्रीट किया जाता है, वो शेयर उसे हम इक्विटी ट्रीट नहीं करते, ठीक है। और इरिडीमेबल क्या होते हैं कि आपने पैसे लिए, लोगों को शेयर दिए, अब वो आपने पैसे वापस नहीं करते, ठीक है। वो जैसे बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी उसी तरह के शेयर होल्डर होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो जो इरिडीमेबल होते हैं वो आमतौर पर प्रेफरेंस शेयर होते हैं और प्रेफरेंस उनको दी जाती है डिविडेंड वगैरह देने के अंदर। ऑर्डनरी शेयर होल्डर को बाद में डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाता है। तो ये तो ऑर्डनरी और प्रेफरेंस का डिफरेंस था। रिडीमेबल और रिडीमेबल का डिफरेंस ये है कि रिडीमेबल शेयर पे बैक हो जाते हैं, यानी आप अपने शेयर लेके लोगों के पैसे उन्हें वापस कर देते हैं आफ्टर 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ठीक है, लंबे अरसे के लिए होते हैं। और जो इरिडीमेबल हैं वो लाइक शेयर कैपिटल, वो कंपनी के अंदर पैसे आ जाते हैं, वो जब कभी कंपनी लिक्विडेट होगी तब ही वापस होंगे, ठीक है जी। इनमें से ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं? ऑर्डनरी ऑर्डनरी शेयर की एक अलहदा कैटेगरी है। मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल की दो कैटेगरी हैं पेड अप शेयर की, एक है जी ऑर्डनरी और एक है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की आगे दो कैटेगरीज हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ओके। ऑर्डनरी शेयर होल्डर जो हैं वो वो होते ही इरिडीमेबल है, लेकिन उन्हें सही। कहते, क्योंकि वो रिडीमेबल, उनकी दो टाइप्स नहीं होती, लिहाजा हम उन्हें रिडीम और इरिडीम में डिवाइड नहीं करते। ऑर्डनरी शेयर बाय डिफॉल्ट ही इरिडीमेबल होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो सम टाइम रिडीमेबल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सही, ठीक हो। ठीक है जी, थैंक यू। इसको पढ़ के आइएगा, पढ़ेंगे तो फिर काम आगे चलेगा। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे जी। थैंक यू।